Good morning, students. Today our topic is class 7, chapter number 3rd. ऐसे सब्जेक्ट से है चैप्टर नंबर 3rd, दिल्ली की सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इसी चैप्टर में हमारा इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम दिल्ली की सल्तनत के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मुसलमान शासन, जो तुर्कों के शासन के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत में भली प्रकार से स्थापित हो गए। इसका विस्तार क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। यह कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के उपरांत जयचंद ने इसके लिए मोहम्मद गौरी के पुरस्कार की अपेक्षा की थी, लेकिन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उसने जयचंद को पराजित कर मार दिया। वाराणसी को बुरी तरह से लूटा गया और बड़ी संख्या में मंदिरों को नष्ट किया गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हो गई और उसके बाद उसके आधिपत्य वाला क्षेत्रीय भारतीय क्षेत्र उसके एक सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आ गया। दिल्ली की सल्तनत कालांतर में 5 राजवंशों में बट गई, जो निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पे 5 वंश जो दे रखे हैं। फर्स्ट था हमारा 1206 से स्टार्ट होकर 1290 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो था वो दास राजवंश में था। पॉइंट नंबर 2, 1290 से 1320 ईस्वी का टाइम पीरियड था, जो कि खिलजी राजवंश के पास था। 1320 से 1414 तक तुगलक राजवंश, 1414 से 1451 तक सैयद राजवंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते टाइम बताया था कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था। तो 1206 से ही 1226 ईस्वी तक का यहाँ 5 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला टाइम पीरियड है दास राजवंश, सेकंड खिलजी राजवंश, थर्ड तुगलक राजवंश, फोर्थ सर सैयद राजवंश और फिफ्थ है हमारा लोधी राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत की सीमाएं 13वीं शताब्दी में कैसी थी? तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दास राजवंश का संस्थापक था, यानी कि जो पहला वाला मैंने आपको राजवंश बताया था दास राजवंश, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो ये राजवंश का दास राजवंश का संस्थापक था। वह एक दास था और मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र सरदार था। उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी लाहौर थी, और इस प्रकार से उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। उसके 4 वर्षों के संक्षिप्त शासनकाल में उसका संपूर्ण ध्यान अपनी स्थिति एवं साम्राज्य को सुदृढ़ करने में निकल गया। तो ये था जो पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। सेकंड पॉइंट था हमारा इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश यहाँ का शासक बना। वह कुतुबुद्दीन का रिश्ते में दामाद था। क्योंकि इल्तुतमिश एक दास था, उसका राजगद्दी पर आनुवंशिक दावा नहीं बनता था, यानी कि वो उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। इसीलिए उसकी वैधानिकता को अनेक लोगों द्वारा चुनौती दी गई थी। ऊंचे तुर्की सरदारों ने इस दास के शासक बनने को स्वीकृत नहीं किया था। तो मोहम्मद गौरी के अन्य सरदारों ने भी उसको उसकी सत्ता को चुनौती दी। पराजित राजपूतों ने भी स्वयं को मुस्लिम शासन से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। इल्तुतमिश एक चतुर शासक था। प्रथम तो उसने उन उच्च वर्ग के तुर्की सरदारों को क्षेत्रों का पुरस्कार प्रदान का संतुष्ट किया। साथ ही उसने कई राजपूत शासकों का विश्वास जीता तथा कई अन्य को पराजित किया। उसने बिहार और बंगाल में को अपने नियंत्रण में कर लिया और तुर्क साम्राज्य को नर्मदा नदी के किनारों तक फैला दिया। इल्तुतमिश को मध्य एशिया से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सिंधु नदी के तट पर पहुंच गए, क्योंकि इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मनों का आश्रय देने से मना कर दिया।
इसीलिए उसने भारत में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के कारण इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण से बचाव किया। इल्तुतमिश एक महान भवन निर्माता भी था। उसने दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, बदायूं में मस्जिद बनवाई और दिल्ली में एक सुंदर लाल पत्थर का मकबरा भी बनवाया। इल्तुतमिश एक महान शासक था और कला व वास्तुशिल्प का प्रशंसक भी था। नेक्स्ट था रजिया सुल्तान। ये भी 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी निर्वाचित किया था, क्योंकि उसका कोई भी अन्य उत्तराधिकारी पुत्र इसके लिए समर्थ नहीं था। यदि देश भर में उसने सिंहासनारूढ़ होने पर अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी, रजिया सुल्ताना ने अपनी बुद्धिमत्ता को कौशल से सब कुछ सही कर दिया। वह एक बहादुर और वीर स्त्री थी। वह आदमियों के समान वस्त्र धारण करती थी, घोड़े की सवारी करती थी और दरबार को चलाती थी। लेकिन फिर भी उसके सरदारों को यह विचार पसंद नहीं आया कि वे एक स्त्री द्वारा शासित किए जाएं। वह एक विद्रोह में सन 1940 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट, गियास उद दीन बलबन। गियास उल दीन बलबन ने दिस पिक्चर is Razia Sultana and this Iltutmish and this picture गियास उल दीन बलबन। गियास उल दीन बलबन ने 1266 ईस्वी में राजगद्दी को संभाला था। यानी कि ये जो अब तक मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, गियास उल दीन बलबन, ये सारा हमारा दास राजवंश से ही रिलेटेड थे। ये चारों जिन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। तो 1266 ईस्वी में जो गद्दी संभाली थी वो गियासुद्दीन बलबन ने संभाली थी। उसने 30 वर्ष तक शासन किया, 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। अपने शासनकाल के दौरान उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके स्वयं के सरदार जो कि 40 का दल के नाम से विख्यात थे, उसके शत्रु बन गए। राजपूत और मंगोलों का भी पूर्ण रूप से कुचला नहीं जा सकता था। उसने खून और लोहे की नीति का उस 40 के दल को नष्ट करने के लिए अनुसरण किया। राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके अपने दरबार को आलीशान और भव्य रूप प्रदान किया था। सरदारों को अब उसके समक्ष सजदा की क्रिया करनी पड़ी, यानी कि उसके समक्ष सिर झुकाना पड़ा। वह दास वंश के राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। बलबन की निधन 1286 ईस्वी में हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर और अकुशल सिद्ध हुए। एक खिलजी सरदार जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दास राजवंश का सन 1290 ईस्वी में समाप्त हो गया और उसके बाद यहाँ पे 1290 ईस्वी में खिलजी राजवंश स्टार्ट हो जाता है। खिलजी राजवंश हमारा 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट डे। जितना मैंने आपको कराया है ये चैप्टर आपको रीड करना है और साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक वर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।